मैं सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ बैच के बाद, फिर आप देख लेना पहले, कि मुझे भी सम देखना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या, तो वैसे मुझे याद नहीं है। चलो अभी तो स्टार्ट करें टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे थे, कैपिटल बजटिंग, कल तक जो बताया उसमें कुछ पूछना कोई क्वेरी? एनपीवी, पीआई रेशियो, पेबैक पीरियड, सारे मेथड्स जो है वो कंप्लीट है। सम्स देखें आज मॉड्यूल में, देख लो काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से स्टार्ट करते हैं। जितने मेथड्स अपन ने अभी तक सीखे हैं उनके सम्स पहले टारगेट करते हैं। कुछ थियरी टॉपिक्स भी है मॉड्यूल में, वो भी एक बार देख लो क्या है क्या नहीं, फिर समझ पे चलते हैं। पेज नंबर 486 पे आ जाओ। थियरी शॉर्ट नोट टाइप आंसर्स। कंसेप्ट तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सो टिक कर लो, आप रीड करके भी उसको कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है, ये एक आंसर दे रखा है। तो अभी तक हमने इतना सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन किया है, पॉइंट उसमें से मिलेंगे, एक बार आप उसको पढ़ के देख लो। कुछ लैंग्वेज में डाउट हो तो फिर बता देना। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस, इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं क्या है। प्रोजेक्ट जनरेशन, ये तो आइडिया लेवल पे बात हो रही है कि भाई कोई पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आना कि ये हम कर सकते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट जनरेशन। फिर उसका इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में वही कि कितना खर्चा लगेगा, कितना इससे कमाई होगी, तो हमने अलग अलग बिजनेस पे बात की थी। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि भाई फंड्स तो अवेलेबल है, बिजनेस ऑप्शन भी बहुत सारे मिल रहे हैं, तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो हर एक प्रपोजल को इवेल्युएट करके फिर उसमें सिलेक्शन करना है कौन से बिजनेस के लिए हमें जाना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन और फिर फॉलो। तो ये भी एकदम बेसिक आंसर है। ये भी प्रोसेस कैसे होगा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट जो भी अवेलेबल है वो आइडियाज को सोचो, उसके ऊपर सारा कैलकुलेशन करो, फोरकास्टिंग करो, जो प्रोजेक्ट आपको सही लग रहा है वो सिलेक्ट करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, एंड देन आप उसका फॉलो अप लेते रहो कि जितना आपने सोचा था फाइनेंशियली वो वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वैसे। नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हाँ, अलग अलग टाइप के मैटर्स में कैपिटल बजटिंग यूज होता है, वो एक बार फिर से आपको रिलेट करा देता हूँ। पहला टर्म है एक्सपांशन प्रोजेक्ट। हाँ, एक्सपांशन प्रोजेक्ट का मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप और बिजनेस एक्सपांशन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल दिया था कि भाई इंडिगो एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, उनके ऑलरेडी फ्लाइट्स तो चली रही है और रूट्स पे वो फ्लाइट्स ऐड करने का सोच रहे हैं, सो दैट इज एक्सपांशन डिसीजन, कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वैसा है। तो अगेन फाइनेंशियली कैलकुलेट करने के बाद ही डिसीजन होगा। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन का टॉपिक हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्रैकर में आपको इसके समझ भी मिलेंगे। रिप्लेसमेंट डिसीजन में पॉइंट वो आ जाता है कि जो मशीन्स आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो एक होता है कि छोटा मोटा रिपेयर करके अपने मशीन चलाते रहेंगे, एक पॉइंट पे ऐसा लगता है रिपेयरिंग का खर्चा ज्यादा हो रहा है, अब बेटर है कि आप मशीन बेच दो, उसके बदले नई मशीन ले लो, ज्यादा फिजिबल रहेगा। तो ये जो डिसीजन होता है कि वेदर टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीन अलॉन्ग विद रिपेयरिंग एक्सपेंसेस और शिफ्ट टू अ न्यू मशीन, तो वो डिसीजन लेना दैट इज रिप्लेसमेंट डिसीजन। वो भी कैपिटल बजटिंग का ही एक पार्ट है वैसे बोला। बाई और लीज, ये भी एक टाइप का कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। बाई और लीज का मतलब कि कोई एसेट खरीद ले या उसको किराए पे ले ले, सस्ता क्या पड़ेगा। बहुत बार लोग पैसा होते हुए भी चीजों को खरीदते नहीं, लीज पे लेते हैं कि यार लीज पे लेना ही ठीक है, महंगा पड़ेगा, खरीदने का कोई सेंस नहीं है। ये इतना पैसा लगा दो एक साथ, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो मुझे मान लो कोई मशीन है जो सिर्फ 2 या 3 साल के लिए ही यूज करनी है, मशीन की लाइफ होगी 10 साल, तो मैं उसको पहले खरीदूं, फिर 2-3 साल यूज करूं, खरीदने के लिए पूरा पैसा चुकाऊं, उसके लिए मैं लोन लूं, इंटरेस्ट कॉस्ट पे करूं, फिर उसके बाद सेल ऑफ करूं, और सेल ऑफ करने के लिए फिर बायर ढूंढूं। अब पुरानी मशीन है तो प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। मुझे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए कोई एसेट चाहिए तो बेटर है मैं उसका किराया पे करता हूँ, फ्री हो जाता हूँ। लोग प्रीमाइसिस भी बहुत बार जानबूझ के रेंट पे यूज करते हैं, शॉप है, बिजनेस प्रीमाइसिस है, खरीद सकते हैं तो भी नहीं खरीदते कि भाई परचेज करके उसमें फंसना क्यों है। मुझे कोई जगह पे 5 साल बिजनेस चलाना है ऑन एवरेज, 5 साल के बाद अगर बड़ी जगह चाहिए होगी तो शायद शिफ्ट भी कर लूँ। अब 5 साल के लिए वो जगह खरीद ली, फिर लाइफ टाइम के लिए उसका मेंटेनेंस देखो, उसका सेल परचेज करो, बायर ढूंढो, रेगुलरली उसके टैक्सेस पे करो, झंझट डालोगे, मतलब ही नहीं है। तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो नेसेसरी नहीं कि खरीद ही लूंगा, नहीं नीड है तो लीज वाला ऑप्शन भी बेटर है। तो ये भी एक पैसों का डिसीजन हो गया ना। चॉइस ऑफ द इक्विपमेंट, वो तो रहेगा, ऑल्टरनेटिव्स की कौन सी मशीन आपके बिजनेस के लिए बेटर है। और
लास्ट में क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस करना ना, ठीक है। प्रोडक्शन या जो प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना, तो उसमें तो यही होगा कि मशीन्स को आप अपग्रेड कर लो। प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होने से एफिशिएंसी बढ़ती, एफिशिएंसी बढ़ने से आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, बट उसके बदले आपको नई मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो ये सारा कॉस्ट बेनिफिट इवेल्युएशन होता है कि सस्ता क्या पड़ेगा और फायदा किसमें होगा। तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं और ऐसे टॉपिक्स हम देखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे वैसे बोला हुआ है, ठीक है। फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट वाले पॉइंट्स तो हम समझ चुके हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये अभी स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, इस पे बात हुई। डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स, विदाउट डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स, ये सब मैंने आपको समझाया था। अब इसमें पहला आ गया पे बैक पीरियड मेथड, वो भी अपन ने देखा। तो पे बैक पीरियड का आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया। अब देखो एडवांटेजेस लिमिटेशन एक बार पढ़ लेने चाहिए। बाई चांस थियरी क्वेश्चन आ गया और आप बिल्कुल अनअवेयर हो तो पॉइंट्स बनेंगे नहीं। कंसेप्ट पूरा बताया हुआ है, लेकिन रीडिंग वाला पार्ट आपको ही करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे लर्न करके आपको जाना है, आंसर आपको बनाना है। तो मैंने कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके आगे का काम आपको ही करना पड़ेगा वैसे। अब इसमें सम्स दे रखे हैं, पहला देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 1, वहां से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में थोड़े सम्स भी कंप्लीट करते जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देख लो क्या है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, एनुअल प्रॉफिट आएगा 80,000 और डेप्रिसिएशन 12% है, वो भी दे रखा है, और टैक्स का रेट 50% है। आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। अब ये 80,000 क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एबिटा है, ईबीआईटी है, क्या है एग्जैक्टली पता चल रहा है? ईबीआईटी है, बोल सकते हैं कि आफ्टर डेप्रिसिएशन है, जो डेप्री तो माइनस हो चुका है। अच्छा, इंटरेस्ट का कोई पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं। तो अब इसको ईबीआईटी बोलो या ईबीटी बोलो, एक ही बात है, चलेगा। तो ये ईबीटी है, वहां तक चले जाते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट है ही नहीं। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो पीएटी आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम पे बैक पीरियड गिनते हैं तो उसके लिए हम पीएटी यूज करते हैं या कैश फ्लोज यूज करते हैं? सीएफएटी। तो यहाँ पे अपने को सीएफएटी ढूंढना पड़ेगा ना, और आपके पास अभी पीएटी आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने टैक्सेशन माइनस किया तो आपको क्या मिला? पीएटी। और हमें जाना है सीएफएटी पे, तो पीएटी से सीएफएटी पे कैसे जाएंगे? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके, याद है ट्रेडिशनल मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था सीएफएटी गिनना कैसे। तो पीएटी में आप डेप्री ऐड बैक कर दोगे ना, सीएफएटी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार सीएफएटी आपका आ गया तो उसमें से पता चल जाएगा पे बैक पीरियड कितना होगा। कितना आ रहा है सीएफएटी? पहले निकालो एक बार। 1 लाख रुपीज आ रहा है, और रिकवरी कितनी करनी है? 3 लाख रुपए की। इनिशियल कॉस्ट आपका 3 लाख है ना, तो 1-1 लाख के हिसाब से कितने साल लगेंगे? 3 साल। ठीक है, सिंपल हो गया। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नहीं, वो मिस्टेक रॉन्ग है, वो 5 लाख नहीं, वो 3 लाख पे 12% आएगा। अच्छा, आप लोगों ने फिर वो सीधा 1 लाख उसके बेसिस पे निकाल दिया? नहीं तो गलत है, वो मिस्टेक है उसके अंदर। 3 लाख रुपए पे 12% आएगा। हाँ, तो फिर आंसर बदल जाएगा, रॉन्ग है। हाँ, तो सॉल्यूशन में सॉल्व कर लेते। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट गलत है इसमें। 3 लाख पे 12%, 36,000।
अब यहाँ पे ना CF80 पर एनम इक्वल था, हर साल का CF80 सेम ही था ना, आपका 76,000 आ रहा था। तो यहाँ पे सीधा आपने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया तो भी चलेगा। एवरी ईयर 76,000 है तो क्यूमुलेटिव वाला नहीं करोगे टेबल, सीधा डिवाइड कर लो, 3 लाख डिवाइड बाई 76,000, आंसर आ गया। एनुअल कैश फ्लोज इक्वल है तो इजीली हो गया। लेकिन ये अगर कैश फ्लोज हर साल के अलग अलग होते तो वो अपन ने जैसे कैलकुलेशन किया था क्यूमुलेटिव वाला, वैसे करना पड़ता। अब जो नीचे इलस्ट्रेशन दे रखा है ना सेकेंड वाला, उसमें वैसे ही कुछ पॉइंट है, वो एक बार ट्राई कर लो, देखो इलस्ट्रेशन 2। अब क्योंकि कैश फ्लोज हर साल अलग अलग है तो उसमें आपको डेफिनेटली वो टेबल के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। ट्राई करके देखो फिर। बोलो आ रहा है कुछ सेकंड वाले में आंसर आया? कर लो। हम्म कल करवाया था सेम सम तो है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज को प्लस करते जाओ। देखो एनुअल कैश फ्लोज है ना, टेबल हो गया। हाँ उसके बाद फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 12,000 है ना। अब देखो टेबल देखो, आपका थर्ड ईयर के एंड तक आपने 9,000 रुपए कलेक्ट कर लिए टोटल, और फोर्थ ईयर के एंड तक 15,000 आपको रिकवर करने 12।
तो 9 और 15 के बीच में ही कहीं आएगा ना वैसा है। तो 3 इयर्स तो पूरे करने ही है, तभी जाके 9,000 कलेक्ट होगा। और 4th ईयर में आपका कहीं इन बिटवीन वो ब्रेक इवन आ जाएगा, तो वो फिर अपने को प्रपोर्शन ढूंढना है कि कितना है। तो उसमें कैसे देखेंगे, तो भाई 3 इयर्स तो है ही, प्लस अब देखो 3 साल तक टोटल 9,000 हो गया था, और 4th ईयर तक आते आते 15,000। धीरे बातें नहीं, इसके बीच में ही कहीं 12,000 वाला पॉइंट आया होगा। अब 9,000 से हमें जाना है 12,000 वाले पॉइंट तक, तो कितने और पैसे कमाने हैं, 3,000। अच्छा, इस पूरे साल में 4th ईयर में हमने टोटल कितने कमाए, 6,000, 9 से लेके 15, तो वो डिनोमिनेटर में टोटल लेंगे और जितना हमें और चाहिए उतना न्यूमरेटर में लेंगे, ये रेशियो रहेगा। तो 3/6 मतलब कितना, 0.5 हो गया, तो ये आ जाएगा 3.5। समझ आ रहा है ये कंडीशन। बोलो, अब क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है, समझाया हुआ नहीं था, इसी में कवर कर रहा हूँ। इसको बोलेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पहले तो टर्म समझो आप क्या है। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक पीरियड पूरा हो जाने के बाद कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बचती है। बहुत सिंपल हो गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये सब देख लेना। मान लो 2 प्रोजेक्ट्स है अपने पास, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डेटा अवेलेबल है, 4 लाख 6 लाख ऐसा कुछ मान लेते हैं। जो CFAT आ रहा है वो भी एनुअल बेसिस पे ले लेते हैं, 2 लाख रुपए और 2.5, ये एनुअल CFAT है। लाइफ अज्यूम कर लेते हैं 4 साल 3 साल ऐसा मान लो, दोनों के 3 साल रख लेते हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं। अब बोला पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक के बाद कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो बेटर है वैसा है। तो देखो 2 लाख रुपए के हिसाब से 3 साल तक कलेक्शन होगा तो टोटल कलेक्शन कितना आएगा, 6 लाख। यहाँ पे 2.5 लाख के हिसाब से 3 साल तक कलेक्शन होगा तो कितना आएगा, 7.5 लाख। अब पे बैक के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे 4 लाख चाहिए ना, ये वाला पे बैक मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस कब आएगा, तो 6 में से 4 लाख वापस आ गए, सरप्लस कितने बचे, 2 लाख। इसको सिंपल टर्म्स में अपने सरप्लस बोल सकते हैं या पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बोल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, 7.5 लाख रुपए आए, उसमें से 6 लाख रुपए तो अपने ही थे, एक्स्ट्रा कितने आए, 1.5 लाख। इसको बोलेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा है, तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कौन से प्रोजेक्ट की बेटर है, प्रोजेक्ट ए की। ये गिनने का तरीका है, तो और इजी हो गया। पोस्ट पे बैक का मतलब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद सरप्लस कितना कमाया, सिंपल। तो ये तो टोटली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आप पे बैक पीरियड पॉइंट में नहीं भी निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पे बैक पीरियड निकालो ना निकालो क्या फर्क पड़ता है। अब ये प्रोजेक्ट है, अब मैंने हाँ क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड आउट द पे बैक पीरियड, तो फिर वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो टोटल पे काम हो जाएगा। मान लो इसमें आपको बोला होता है कि पे बैक पीरियड निकालो, तो कैसे निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए रिकवर करना है, एनुअल कैश फ्लो कितना है, 2 लाख रुपए, ये तो आ ही रहा है इनफ्लो। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया, 2 इयर्स, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। लाइफ कितनी है, 3 साल, तो 2 साल में पे बैक पीरियड आ गया, मतलब रिकवरी हो गई। बाकी के 1 साल में जो कमाया वो प्रॉफिट। 1 साल में कितना कमा रहे हो, 2 लाख ही तो कमा रहे हो, आंसर वैसे भी वही आ रहा है। तो अगर आपको पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है तो टोटल पे गिन लो ना, टोटल कितना कलेक्शन हुआ और उसमें से कितना आपने इनिशियली लगाया था, जो बचा वो सरप्लस डायरेक्टली, वैसा है। तो दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड या पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, वैसा है। अगला टॉपिक वही है। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वो आप ट्राई करो और मुझे बताओ। उसमें दोनों पूछा है उन्होंने, पे बैक पीरियड भी फाइंड आउट करना है और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले पे बैक पीरियड तो निकालो, वो तो तरीका वही है जो अपन ने अभी तक किया।
इसमें एक चीज गलत नहीं लगी कि वो 2 साल में कवर होगा वाला पॉइंट, क्योंकि जो 2 लाख सरप्लस आया है ना वो 3 साल की लाइफ के बाद आया है। कैसे हो सकता है 3 साल की लाइफ के बाद सरप्लस कैसे आ सकता है? बिजनेस बंद कर दोगे फिर कमाओगे। 3 साल खत्म हुए उसके बाद तो 2 लाख रुपए है ना, तो तीसरे साल में ही आया ना, तीसरे साल के ही आया ना वो। हाँ, थर्ड ईयर खत्म होने के बाद तो कोई पैसे देगा नहीं, तो फिर ये थर्ड ईयर में ही तो कमाए। तो और 3 साल कमाना पड़ेगा तब जाके और 2 लाख मिलेंगे, तो हमारा 4 लाख कवर हुआ ऐसा। कहाँ जा रहे हो? और 3 साल कैसे कमाओगे? टोटल प्रोजेक्ट ही 3 साल का है। CFAT पर एनम है, 2 लाख रुपए पर एनम आ रहे हैं। हाँ हाँ। सर तो 2 साल वाला पॉइंट कुछ वैलिड ही नहीं है ना उस हिसाब से, 4 लाख तो ऑलरेडी कवर हो चुका है 6 लाख में से। सर ये estimate तब जाके 2 लाख आया, तो वैलिड क्यों नहीं है? तो 2 साल में कवर। अच्छा वो पे बैक पीरियड फाइंड करो। हाँ ओके पेबैक पीरियड। सर इसमें ये estimated scrap वाला point है, हाँ वो इन लोगों ने इसमें कैश फ्लो में इंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो करेंगे ना, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू वापस मिलती है ना, जो लास्ट में आपने मशीन बेची तो पैसा वापस आता है, तो इनफ्लो में तो काउंट होगा ही ना, इसीलिए एस्टिमेटेड स्क्रैप तो वापस एड बैक होगा ना, स्क्रैप तो वापस मिला ना। 1,60,000 की मशीन खरीदी है और बाद में जब वो लाइफ के बाद वो मशीन बेचोगे तो 16,000 वापस आएंगे, तो वो तो आपका कैश इनफ्लो हो गया ना, वैसा है। बोलो पे बैक पीरियड आ रहा है कुछ? और स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में वापस मिलती है, इसलिए वो लास्ट ईयर में ऐड की उन्होंने। तो वो ऐड करके उस बेसिस पे उसका पेबैक पीरियड निकालेंगे। हाँ कर लो।
बोलो हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा है? कहाँ तक पहुंचा? मुझे पूछ लो अगर नहीं आ रहा। आपस में एक दूसरे को समझाते रहते हो। वो मैंने ऑलरेडी बताया। स्क्रैप वैल्यू लास्ट में रिकवर हुई ना, पॉइंट मैंने बोला तभी तुम लोग बातें कर रहे थे। मैं बोला भी 1,60,000 रुपये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, लास्ट में जब आप मशीन बेचोगे तो आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं 16,000। तो कैश इनफ्लो है तो वो कैश फ्लोज में दिखेगा। अब क्योंकि वो लास्ट में मिलेगा तो आखिरी साल के कैश फ्लो में उन्होंने उसको ऐड कर दिया। अब आप प्रोजेक्ट एक्स में जो आखिरी साल का कैश फ्लो क्वेश्चन में देख रहे हो वो 10,000 है, और जो उसी साल में रिकवरी हुई ना स्क्रैप वैल्यू, मशीन तो साल के एंड में 7वें साल के एंड में बेची होगी, तो वो 16,000 आया होगा, वो भी तो इनफ्लो ही दिखेगा, इसलिए उसको 26,000 कर दिया। इसलिए बोलो नहीं आ रहा है तो मेरे से पहले पूछ लो ना, टाइम वेस्ट होता है। हाँ हाँ सही है, 4.25 करेक्ट है, क्योंकि 0.25 ऑफ अ ईयर इज 3 मंथ्स, तो उनका आंसर है 4 ईयर 3 मंथ्स, तो करेक्ट है, सही है ना। हाँ प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो पॉइंट गिनना है वो उसके आगे की स्टोरी हो गई। वो प्रोजेक्ट एक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें आपका टोटल कैश फ्लो कितना है, कैश इनफ्लो 2,46,000 क्यूमुलेटिव वाला, वो आपने गिना होगा। और आपका इनिशियल जो कैश आउटफ्लो था वो कितना था, 1,60,000 है ना। तो 2,46,000 आया है और 160 गया है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, तो माइनस करके देख लो। 86,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है, दैट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी 86,000 रुपीज। इसको परसेंटेज में भी निकाला है उन्होंने, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और वैसे ही प्रोजेक्ट वाई गिनना है, प्रोजेक्ट वाई में पहले पे बैक पीरियड निकालो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी निकालो और फिर कंपेयर करो। परसेंटेज में निकालना, अब क्वेश्चन में क्या मांगा है उस पे है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड कंसीडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर। एक्चुअली क्वेश्चन ही ठीक से नहीं बनाया, क्वेश्चन में क्या मांगते हैं उसके ऊपर है। देखो 3 चीजें होंगी, थोड़ा स्पेसिफिक है ये। एक है पे बैक पीरियड, वो तो ड्यूरेशन हो गई, अब ये समझ लेना यहाँ पे, फिर लास्ट में वापस पूछो, ध्यान दो। पे बैक पीरियड, दूसरा है पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो है ना ये एब्सोल्यूट नंबर में होगा रुपीज में, जैसे उनका 86,000 आ रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में 94 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट नंबर के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है। एक तीसरा पॉइंट भी है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये है परसेंटेज में जो उन्होंने कैलकुलेट किया है। अब परसेंटेज का मतलब फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो ये 86,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके लिए आपने पैसा लगाया कितना, 160। ये 94 जो कमाया उसके लिए पैसा कितना लगाया है, 240 नहीं 2 लाख है ना, 2 लाख 2 लाख, समझ आ रही। तो जब आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे जज कर रहे हो तो अगेन यू आर इग्नोरिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वही जो एनपीवी और पीआई में जो बात थी वही सेम यहाँ पे भी है। और जब आप इंडेक्स निकाल रहे हो तो यू आर कंपेयरिंग इट विद द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑल्सो। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है, सेम चीज यहाँ पे भी 94 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। अब जो परसेंटेज आएगा यहाँ पे कुछ आ रहा है इनका 53 और यहाँ पे आ रहा है 47, तो फिर ये बेटर है, जिसमें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो बेटर है। तो क्या मांगा है उस पर डिपेंड करता है। आपको तीनों में रैंकिंग देनी है, तीनों में रैंकिंग डिफर कर सकती है। पे बैक पीरियड दोनों का कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4.25 और इसका 3.66। पे बैक पीरियड के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, 4.25 वाला है 3.67 वाला, बोलो भाई, या 4.25 ग्रेटर होगा तो बेटर होगा या फिर शॉर्टर। पे बैक पीरियड जितना कम होता है उतना अच्छा है ना, रिकवरी जल्दी हो रही है। यहाँ 4.25 साल लग रहे हैं या 3.25 साल लग रहे हैं, तो ये बेटर हो ना, जल्दी रिकवर हो रहा है। अब पे बैक पीरियड अप्रोच के हिसाब से ये बेटर है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये बेटर है, इंडेक्स के हिसाब से ये बेटर है। तो रैंकिंग विल डिफर अकॉर्डिंग टू द मेथड। सेम बात जो एनपीवी और पीआई में हो रही थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है स्पेसिफिक, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए।
ठीक है, वो मेथड प्रिस्क्राइब करेंगे कि पे बैक पीरियड के बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे या इंडेक्स के बेसिस पे, वैसा। तो 3 मेथड्स हो गई अलग अलग। बोलो, बात समझ आ रही? ठीक है, बस तो ये फिर सम यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आपको मैंने बताया था कि वो डिस्काउंटिंग करने के बाद जो कैश फ्लोज आएंगे वो यूज करना है, बाकी क्यूमुलेटिव वाला पॉइंट तो सेम ही जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये सम आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 4 फिर अभी रहने तो आगे भी मेथड्स हैं, उसके भी कुछ सम्स देख ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ARR वाला मेथड तो मैंने बाकी रखा है अभी, वो एकदम चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। उसमें ना लॉजिक की कमी है, बाकी सब कुछ है, लॉजिक नहीं है उसमें, कंसेप्ट गायब है, बाकी सब मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू वाला टॉपिक है, उसमें NPV, PI, फिर RADR, वो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, वो सब पे बात हो रही थी। इसके रिगार्डिंग जो सम दे रखा है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 500 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। डेटा देख लो। यहाँ पे बोला है 2 मशीन्स की बात हो रही है, X और Y, दोनों 50,000 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों की सैलवेज वैल्यू अलग अलग है, एक की 3,000 है, एक की 2,000 है, मतलब स्क्रैप वैल्यू। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। अब अगेन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ की है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का क्या मतलब, इज इट PAT और इज इट CFAT, वो क्लैरिफाई नहीं किया है। करना चाहिए, एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन मॉड्यूल में समझ में ऐसी बेसिक मिस्टेक्स बहुत सारी है और ये लोग एडिशन के साथ भी उसको सुधार नहीं रहे। अब इन्होंने लिखा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और नीचे सॉल्यूशन में उसको यूज किया है एज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो PAT बोल के CFAT मान लिया। तो ये एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं होती, बट यहाँ पे है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको PAT मान के पूरा सम वैसे सॉल्व करो, या फिर इसको CFAT मान लो जैसे सॉल्यूशन में किया, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो अपने इसको CFAT मान लेते हैं। तो ये 15,000 20,000 जो दे रखा है ना मशीन X का कैश फ्लो, देखो टेबल में फिर ऊपर वापस कैश फ्लो लिखा है, लेकिन उसके पहले लाइन में लिखा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन इज PAT और टेबल में आपने ऊपर लिखा है वर्ड कैश फ्लो, तो अलग जा रहा है ना दोनों, तो कोई एक सही है। तो दिस इज CFAT, दिस इज नॉट PAT, वो आप मान के चल लो, तो आपका सम मैच हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के कैश फ्लोज दे रखे हैं। बोला इवेल्युएट द 2 अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड मेथड। ये तो सेम टाइप हो गया जो अभी अपन कर रहे थे। तो पे बैक वाले सम्स अब आप होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि 2-3 सम अपन ने कर लिए, आइडिया आ गया कैसे करना है, तो बार बार यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको भी बाद में रखते हैं। तीसरे पॉइंट पे हो NPV, मीन वो मेथड सॉल्व कराना है, व्हाट इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। डिस्काउंटिंग रेट जरूरी होता है ना NPV के लिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है 10%। ठीक है, 10% बोला हुआ ही है। ठीक है, तो NPV फाइंड आउट करने के लिए प्रेजेंटेशन वो अपना PVIF वाला जो फैक्टर है ना, उसके बेस पे होगा। तो भाई पहले मशीन X, इसका NPV फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो तो 50,000 बोला ही है, और कैश फ्लोज आपको ईयर वाइज दिए हुए हैं। $15,000, $20,000, 25, 15, 10 ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो एक सैलवेज वाला पॉइंट भी है। दोनों मशीन्स की स्क्रैप वैल्यू है, मशीन X की स्क्रैप वैल्यू है 3,000 और मशीन Y की स्क्रैप वैल्यू है 2,000। स्क्रैप वैल्यू हमेशा लास्ट ईयर में रिकवर होती है ना, तो ये ऐड कर देना पहले, नहीं तो फिर लास्ट में अलग से जोड़नी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन है, बट यहाँ पे ऐड कर दो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा वो। तो ये जो है लास्ट वाला, ये 13,000 हो जाएगा। ठीक है, अब NPV निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए होता है, तो PVIF फैक्टर एट 10% पर एनम, तो वो फैक्टर्स आप निकाल लो, वही 9091, 8264 ये वाले फैक्टर्स आएंगे। 10% के फैक्टर वैसे भी याद हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सम्स में वही दिए होते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा ये सब, ये 13,000 साथ में लिख देता हूँ, इससे मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। ये टोटल आ गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये जो भी अमाउंट आएगा इसमें से हम लेस करेंगे
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और फिर हमें मिलेगा एनपीवी। ये फाइंड आउट करना है। अभी आप कंप्लीट कर लो, फॉर्मेट तो मैंने पूरा बता ही दिया। वैसे ही प्रोजेक्ट वाई का भी सॉल्व करेंगे।
सॉल्व हो रहा है? एनपीवी का अमाउंट टैली हो रहा है इनसे या नहीं? हाँ बोलो। मशीन एक्स का एनपीवी इनका आ रहा है 17,248, आपका भी आ रहा है? बोलो। हाँ वो थोड़ा बहुत चलेगा, वो 5-10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये ठीक है, वो तो डेसिमल की वजह से आता है। और मशीन वाई का 14,875 नहीं, इनका 16,1611, वो स्क्रैप वैल्यू ऐड करनी भूल, तो भी इतना फर्क नहीं आएगा। ये स्क्रैप वैल्यू ऐड की कि भूल गए? 2000, हाँ बस उसका डिफरेंस है। ठीक है चलो, तो ये एनपीवी वाला भी एक आपको आइडिया लग गया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेथड जो दे रखा है वो पीआई रेशियो वाला है। पीआई रेशियो में इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 7 में भी देखो मल्टीपल मेथड्स पूछे हुए हैं। एक पेबैक पीरियड पूछा है, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एआरआर पूछा है, और एक प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड या पीआई रेशियो मेथड बोला है। अब इसमें पेबैक वाला अभी नहीं सॉल्व करना है, एआरआर तो अपना बाकी है, बस खाली वो पीआई रेशियो वाला जो टॉपिक है वो आप सॉल्व कर सकते हो। वो स्टार्ट कर दो, थर्ड वाला जो पॉइंट है ना वही सॉल्व कर लो। पीआई रेशियो निकालने के लिए आपको पहले एनपीवी तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीआई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ना, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर आप एनपीवी ना निकाल कर डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लो, बात अलग है, बट यहाँ तक जाना रहता है अगर डेटा सेम है तो। वैसा डेटा में इन्होंने क्या दिया हुआ? इनिशियल आउटले 96,000। अच्छा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ तो ये सम तो और इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 प्रोजेक्ट्स हैं और चारों में एनुअल कैश फ्लो दे रखा है, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करना है, डायरेक्ट जीटी फैक्टर ही यूज कर लो ना, तो उससे वो काम इजीली हो जाएगा। वैसा अब देखो प्रोजेक्ट ए जैसे मैं सॉल्व करा देता हूँ। इनिशियल आउटफ्लो आपका 96,000 है, एनुअल कैश फ्लो 15,000 है, और लाइफ कितनी है? 12 ईयर्स। डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10%, तो आप डायरेक्टली 1 डिवाइड बाई 1.1 और 12 टाइम्स कर लो। 12 टाइम्स, क्योंकि 12 साल का डेटा है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद आना चाहिए, फिर जीटी फैक्टर निकालना है। 1 डिवाइड बाई 1.1 12 टाइम्स इक्वल टू, फिर आएगा लास्ट में जीटी। ठीक है, लास्ट में ग्रैंड टोटल जीटी। कितना फैक्टर आ रहा है? 6.813 आ रहा है। ये है आपका जीटी फैक्टर, पीवी का। ये पीवी का मतलब ये टोटल। बोलो, ये फैक्टर आया? ये वाले फैक्टर जैसे निकाले थे वैसे ही निकालने हैं 12 टाइम्स। ये 5 साल के निकाले थे ना, 12 साल के निकालने और फिर जीटी करना है। निकाल लो फैक्टर, एक बार निकालो। सबका आया? तो जो फैक्टर आ रहा है ये तो 5 साल है, वो 12 साल का फैक्टर आपका 6.813 आ रहा होगा। अब ये फैक्टर के साथ कैश फ्लो मल्टीप्लाई करना होता है। अपने इस वाले सम में कैश फ्लो इक्वल ही है, 15,000 ही है ना, सारा सेम है, तो सीधा 6.813 इंटू 15,000 कर लो, कितना हो रहा है? कुछ अमाउंट आया? उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर माइनस करो 96,000 तो आपका एनपीवी आ जाता है। वो एनपीवी है, तो अगर एनपीवी पूछा होता तो आंसर है 6200, जो भी आपका नंबर आ रहा है। बट अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स पूछा है या पीआई रेशियो पूछा है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, जो ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी ना 1,02,000 समथिंग डिवाइड बाई 96,000, पीआई रेशियो का फॉर्मूला वही था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आ रहा होगा वो पता चला। निकाल लो 1,02,000 कितना अमाउंट था, उसको डिवाइड कर लो 96,000 से, और पीआई रेशियो कितना आ रहा है वो देख लो, 1.06 आ रहा है। आ गया पीआई रेशियो। तो ये प्रोजेक्ट ए का पीआई रेशियो निकला, वैसे बी का निकाल सकते हैं सेम तरीके से। चारों प्रोजेक्ट्स का पीआई रेशियो निकालो, जिसका पीआई रेशियो हाईएस्ट है वो फर्स्ट रैंक पे, तो उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ वैसा। तो ये कैलकुलेशन करना है। बी वाला कैलकुलेट कर लो साथ में। एनुअल कैश फ्लो दे रखा है 10,000, लाइफ है 8 साल, डिस्काउंटिंग रेट कितना है, वो 10% ही रहेगा। गिन लो 1 डिवाइड बाई 1.1 8 बार इक्वल टू
1.11 PI index service. जीटी फैक्टर आया होगा, जीटी फैक्टर आने के बाद उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई 48,000 इनिशियल कैश फ्लो, तो डायरेक्टली पीआई रेशियो आ जाएगा। बोलो आया, क्या आंसर आ रहा है लास्ट में? 1.11। बाकी सबका सबका आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। सेम स्टेप से 8 साल का जीटी फैक्टर इंटू 10,000, तो क्या होगा? 10% फैक्टर है, डिवाइड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला याद रखो ना, ये रखो। तो तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लिया? 96,000। 48 नहीं तो आना चाहिए ना। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? फैक्टर गलत निकाला होगा। 1 डिवाइड बाई 1.1 8 बार इक्वल टू जीटी, कितना फैक्टर आया? हाँ तो इंटू 10,000 और डिवाइड बाई 48,000 आ गया ना। हाँ, बाकी के दोनों प्रोजेक्ट्स में भी सेम ही करना है और उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग देनी है कि वैसा है। तो ये पीआई रेशियो वाला पार्ट हो गया। अब कुछ और भी सम्स हैं इस टाइप के जो प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े सम्स तो आपको घर पे करने ही पड़ेंगे, सारे यहाँ करने जाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा। एक पेज नंबर 514 है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, इलस्ट्रेशन नंबर 9, एसके एंड एबीसी कंपनी, टॉपिक ही मिल जाएगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। पेज नंबर अलग भी है तो टॉपिक तो मिलेगा। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिला, तो ये 9th इलस्ट्रेशन आप घर पे ट्राई कर सकते हो, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो टॉपिक है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, ये भी मैंने बताया था, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 उसके बेसिस पे है, वो आप ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बीच में तो नए मेथड्स है जो बाकी है अपने, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो टाइम लेगा। आगे फिर केस स्टडीज पे आ जाओ, सारे मेथड्स खत्म होने के बाद ना केस स्टडीज दे रखे हैं, उसमें भी समझिए। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, पेबैक पीरियड और एनपीवी। उसमें नाम लिखा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज पेबैक सॉरी एनपीवी मेथड ओनली, कंफ्यूज मत होना। तो उसमें बी पॉइंट है ना, वो एनपीवी फाइंड आउट ही करना है, उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जितना बताया उसके बेसिस पे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा सेम टाइप, उसमें ARR बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब 80 नहीं होगा। कैश net cash inflow after tax but before depreciation। इनडायरेक्टली तो ये फिर वो CFAT हो गया ना, मतलब डेप्री एड बैक कर दिया होगा। ये लोग थोड़ा समझ में गड़बड़ करते हैं लिखने में, ये क्या एग्जैक्टली है, लेकिन जो दे रखा है उस हिसाब से वो CFAT है। एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है समझ में, बट मॉड्यूल में है। ARR मेथड उसमें कहीं आ जाए इन बिटवीन तो छोड़ देना, वो इम्प्लाइड है, बाकी है अपना।
बस इतने ही सम्स हो पाएंगे, बाकी के सम्स में यहाँ करवाने या कुछ कुछ क्वेश्चन में नए नए पॉइंट्स ऐड होते हैं, फिर वो समझ नहीं आएंगे तो मैं यहीं पे करवा दूंगा। अब ये सम्स कंप्लीट करके आना, बिकॉज नेक्स्ट जो भी है आगे का मुझे IRR का टॉपिक लेना है, तो अगर ये सब आपका पेंडिंग होगा मैं आगे करवाता जाऊंगा तो सारे मेथड मिक्सअप हो जाएंगे। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी तो जितना हुआ है वो तो फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ चैप्टर का और इतना ही बाकी है, 5-6 मेथड्स है छोटे छोटे और है, वो मैं एक एक करके करवाता जाऊंगा, तो आपको भी मेरे साथ साथ सम्स कंप्लीट करने पड़ेंगे वैसा। लेकिन इसके बाद क्रैकर के भी समझे, और वो मेन समझे क्योंकि वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, तो वहां तक जाने में अभी टाइम है, तो थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे करते रहना तो अच्छा रहेगा।